सर। ओके तो जी पहला जो आज हम फंक्शन लेने वाले हैं, बड़े कमाल का टेस्ट है, बड़े कमाल का फंक्शन है, और वो है ब्रेन नर्व एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। यहाँ पे हमें पता लगेगा कि जो हमारी ब्रेन की हेल्थ है वो कैसी हो सकती है। और ब्रेन क्या है सर? ब्रेन हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मल्टीपल्स वर्क करता है। सोचना हो, प्रोसेसिंग हो, सिग्नल लेना हो, या बॉडी की मूवमेंट हो, सबको रेगुलेट करता है हमारा ब्रेन। तो इस ब्रेन टेस्ट के अंदर सबसे पहला जो हमें टेस्ट मिलता है वो मिलता है स्टेटस ऑफ ब्रेन टिश्यू ब्लड सप्लाई। स्टेटस ऑफ ब्रेन टिश्यू ब्लड सप्लाई यानी हमारे दिमाग के अंदर जो खून जा रहा है उसका सप्लाई का स्टेटस कैसा है, यानी उसके अंदर जो खून जाना चाहिए, जितना जाना चाहिए, क्या उतना जा पा रहा है, या कम जा रहा है, या अधिक जा रहा है, ये हम इससे आइडिया लगा सकते हैं। तो ये है हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे ब्रेन जो टिश्यूज हैं, ब्रेन के जो उत्तक हैं, ब्रेन के जो सेल्स हैं, उन तक कितना खून पहुंच पा रहा है। और अगर हमारे ब्रेन के अंदर जो ब्लड का सप्लाई है वो प्रॉपर रहेगा तो उससे क्या होगा? उससे हमारे ब्रेन को लगातार बैलेंस्ड अमाउंट में पोषक तत्व और ऑक्सीजन मिलते रहेंगे। हेमंत सर, अगर ब्रेन यस को सर। लगातार प्रॉपरली ब्लड सप्लाई होगा तो क्या होगा? उस ब्लड के अंदर मिक्स होके न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व और ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को लगातार मिलती रहेगी और ब्रेन हेल्थ शानदार रहेगी, बेहतर रहेगी। उससे क्या होगा? हमारी कंसंट्रेशन अच्छी होगी, स्ट्रेस नहीं होगा, डिप्रेशन कम होगा, टेंशन कम होगी, सर में दर्द नहीं होगा, आपका बॉडी में कमजोरी नहीं आएगा। लेकिन अगर हमारे ब्रेन के अंदर, ब्रेन टिश्यूज के अंदर, ब्रेन सेल्स के अंदर अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो क्या होगा? हमें सर में दर्द हो सकता है, कमजोरी फील हो सकती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, डिप्रेशन, एंजाइटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जस्ट लाइक ऑल सेल्स, ऑल ऑर्गन, हमारे ब्रेन सेल्स को भी, ब्रेन ऑर्गन को भी अपना बेहतर काम करने के लिए, शानदार वर्किंग के लिए उन्हें चाहिए होता है ऑक्सीजन और पोषक तत्व, जो उसको प्राप्त होते हैं किसके माध्यम से? ब्लड की सप्लाई से। और खास बात क्या है कि हमारे ब्रेन में जो आर्टरीज हैं, जो धमनियां हैं, जो खून को लेके जाती हैं, वो सबसे हल्की होती हैं। हल्की इन द सेंस उनका जो रास्ता होता है वो सबसे कम होता है, यानी सबसे पतली, सबसे बारीक जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो होती है ब्रेन की। तो अगर किसी वजह से हमारे ब्रेन की आर्टरीज में कुछ प्रॉब्लम आ जाए और वो प्रॉपरली ब्लड कैरी ना कर पाए तो हमें बहुत सारी मेमोरी प्रॉब्लम, याददाश्त प्रॉब्लम, हमारा कंसंट्रेशन डाउन हो सकता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस बढ़ सकता है, और हो सकता है पार्किंसंस एंड अल्जाइमर डिजीज। और ये है हमारा स्टेटस ऑफ ब्रेन टिश्यू सप्लाई। हेमंत सर, अगर यस सर। दिमाग के अंदर खून कम जाएगा तो क्या होगा उससे? सर क्लोटिंग हो जाएगी। फ्लोटिंग नहीं होगी सर, दिमाग में खून कम जाएगा तो मतलब ब्रेन सेल्स को, टिश्यू को प्रॉपर खून नहीं मिलेगा तो उनको प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, उससे उनकी जो फंक्शनिंग है, कार्य क्षमता है, वो प्रभावित होगी। और हमारी मेमोरी, याददाश्त कम हो सकती है, हमारा सेंटीमीटर इंडेक्स डाउन हो सकता है, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, माइग्रेन हो सकता है, और हो सकता है पार्किंसंस एंड अल्जाइमर डिजीज। आपने देखा ना कई लोग ऐसे होते हैं बुढ़ापे में हाथ कांपना शुरू कर देता है। हेलो सर, ऐसा होता है ना, हाथ कांपना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पार्किंसंस। अल्जाइमर मतलब उम्र बढ़ने के साथ मेमोरी का कम हो जाना। तो ये सब इंडिकेट क्यों होते हैं? बिकॉज हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है। नेक्स्ट जो हमें टेस्ट मिलता है वो मिलता है सेरिब्रल आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। बड़ा खतरनाक नाम है, सेरिब्रल आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। सेरिब्रल मतलब हमारा ब्रेन, सेरेब्रल मतलब हमारा ब्रेन, आर्टीरियो मतलब आर्टरीज, धमनियां, स्क्लेरोसिस मतलब अगर हमारे जो ब्रेन की आर्टरीज हैं, जो धमनियां हैं, अगर वो पतली हो जाएं, थिक हो जाएं और उनमें ब्लॉकेज आ जाए, वो सिकुड़ जाएं, दैट इज कॉल्ड सेरिब्रल आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। तो अगर हमारी ब्रेन में जो खून लेके जाती है धमनियां, अगर वो पिचक जाएं, पतली हो जाएं, या उसका रास्ता ब्लॉक हो जाए तो हमारे ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा। और इससे क्या होगा? इससे हमारी ब्रेन फंक्शनिंग प्रभावित होगी, मेमोरी कम होगा, सर में दर्द लगातार रहेगा, टेंशन बढ़ेगी, एंजाइटी बढ़ेगी, आप बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है, बैलेंसिंग है, वो डिस्टर्ब रहेगा और इंसान को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। और इसका जो कॉमन सिम्टम क्या है
कि जब भी किसी को होता है सेरिब्रल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस तो उसको लगातार लगातार सर में दर्द रहता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं सर जिनको लगातार सर में दर्द रहता है, कंप्लेन करते होंगे, आपने सुना भी होगा। हेमंत जी, शायद ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हाँ, होते हैं जो लगातार कंप्लेन लगातार करते हैं कि उनको सर लगातार सर में दर्द रहता है, क्या करें। लगातार सर में माइग्रेन। दर्द रहने का जो रीजन है ना, दैट इज सेरिब्रल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, यानी कहीं ना कहीं जो आर्टरीज, जो धमनियां दिमाग में खून लेके जाती हैं, उनमें कोई ना कोई ब्लॉकेज है, वहां पे प्रॉपर खून नहीं पहुंच पा रहा है। और जब खून नहीं पहुंच रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो रही है, न्यूट्रिएंट कम मिल रहे हैं, यानी ब्रेन का फंक्शनिंग प्रभावित हो रहा है। उससे क्या होता है, बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन या पेन होना स्टार्ट हो जाता है। अब आता है तीसरा फंक्शन, ये बड़े कमाल का है सर। ये क्या है, तीसरा टेस्ट क्या है, फंक्शनल स्टेटस ऑफ क्रेनियल नर्व। फंक्शनल स्टेटस ऑफ क्रेनियल नर्व, यानी जो भी हमारी क्रेनियल नर्व्स हैं उनका फंक्शन कैसा है। अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं। हेमंत सर कुछ आइडिया है क्या होती है क्रेनियल नर्व? सर कम है थोड़ी, पूरी नहीं है। क्रेनियल नर्व समझ समझ से बहुत आसान है, मेरे को देखना, मैं इसको एक बार स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूं, आप मुझे बस देखना सर, जस्ट सी मी कि मैं क्या करने वाला हूं। क्रेनियल नर्व क्या होती है सर, पिक्चर दिख रही है क्लियर हेमंत जी? यस, क्लियर क्लियर। देखिए हमारे चेहरे पे ना, यहां से लेके माथे से लेके हम ऐसे आते हैं, ऐसे, ये और ये, यहां से शुरू होते हैं, ऐसे आते हैं, ये जो हिस्सा है ना, इस हिस्से में टोटल 12 होती हैं क्रेनियल नर्व। कितना होता है सर? 12 12। कहां पे, यहां से शुरू होता है, यहां से आता है और यहां तक जाता है, टोटल 12 क्रेनियल नर्व। और ये क्रेनियल नर्व क्या करती हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी सेंसेस हैं, जो भी हमारे मोटर न्यूरॉन फंक्शंस हैं, उनको ये सिग्नल लेती है और दिमाग को भेज देती हैं। जैसे हम जो देखते हैं, यहां पे आता है आईज, हम जो सुनते हैं कानों से, जो हम टेस्ट करते हैं, वो सब हमारा सिग्नल देता है हमारी क्रेनियल नर्व्स। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर काम करती हैं मोटर नर्व का, यानी जो भी हमारी बॉडी के अंदर न्यूरो ट्रांसमिशंस है, जो बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स काम करते हैं, सिग्नल करते हैं, उनको भी ये पकड़ती है और कहां भेजती है, ब्रेन में, ताकि ब्रेन उसके हिसाब से बॉडी में एक्शन ले सके। तो अगर किसी वजह से हमारी क्रेनियल नर्व का जो फंक्शनिंग है, काम है, वो प्रभावित हो जाए तो क्या होगा हेमंत सर? अगर क्रेनियल नर्व, यहाँ के जो नर्व्स उनका काम अगर रुक जाए तो क्या होगा, विजन टिस्टिंग। प्रॉब्लम, आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, टेस्ट बड आपकी खत्म हो सकती है। उसके अलावा बॉडी के अंदर जो न्यूरो का सिग्नलिंग है वो प्रभावित हो सकता है, यानी बॉडी के अंदर क्या कुछ हो रहा है शायद हमें उसका अंदाजा ना रहे, हमारा ब्रेन कम एक्टिव हो जाता है क्योंकि ब्रेन को प्रॉपर सिग्नलिंग नहीं होता। सर को समझ में आया क्या होता है ये? बिल्कुल सर, प्रॉपर। प्रॉपर समझ में आ गया सर? जी। क्रेनियल नर्व का अगर फंक्शनिंग डाउन हो गया, कम हो गया, तो मतलब हमारा सुनने का, देखने का, टेस्ट का, न्यूरोट्रांसमीटर्स का सिग्नलिंग पावर कम हो सकता है और बॉडी के अंदर प्रॉब्लम रहेगी, फिर भी माइंड इनको कैप्चर नहीं कर पाएगा और इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और बड़ा कॉमन सा है, इसके बारे में आप किसी को नहीं बताएंगे। ये 3 चीज आप बता सकते हैं, ये 2 चीजें आप किसी को नहीं बताएंगे, क्या है, सेंटिमेंट इंडेक्स एंड मेमोरी इंडेक्स। सेंटिमेंट मतलब भावनात्मक पहलू इंसान का कैसा है, इमोशनल सेंटिमेंट उसके कैसे हैं, और लास्ट है मेमोरी इंडेक्स, क्योंकि हम सेंटिमेंट्स के बारे में, मेमोरी के बारे में बातें यहाँ पे नहीं करेंगे, ना किसी को बताएंगे। हम बताएंगे क्या, ब्रेन में ब्लड सप्लाई कैसा है, क्या ब्लड सप्लाई के अंदर कोई ब्लॉकेज है या नहीं है, और आपके जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं कर रही हैं। और इन तीनों फंक्शंस में अगर कोई प्रॉब्लम आपको दिखाई देता है, उसको आप सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं कोई भी ऐसा सप्लीमेंट जिसमें पाया जाता है ओमेगा। क्या पाया जाता है सर? ओमेगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा का जो फंक्शन है क्या होता है, ओमेगा हमारे बॉडी के अंदर ब्लड की सप्लाई को ठीक करने में, प्रॉपर करने में हेल्प करता है। तो जब ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम होगी उसको ठीक कर देगा ओमेगा, जो ब्लॉकेज होगा आर्टरीज में उसको खोल देगा ओमेगा। उसके साथ साथ आप ऐड कर सकते हैं, ओमेगा के साथ ऐड कर दीजिए आप न्यूरॉन हेल्थ, या क्या बोलते हैं, न्यूरो हेल्थ बोलते हैं सर, न्यूरो हेल्थ। न्यूरो हेल्थ। तो कोई भी ब्रेन प्रॉब्लम आपके सामने नजर आता है, आपको लगता है कि इसको हमें क्योर करना चाहिए, देना चाहिए, तो ओमेगा सप्लीमेंट, चाहे वो हिमालयन बेरी हो,
ओमेगा 3 ड्रॉप हो, ओमेगा 3 कैप्सूल हो, फ्लैक्सीड हो, उसके साथ आप ऐड कर दीजिए न्यूरो हेल्थ टैबलेट। आपका ब्रेन फंक्शनिंग शानदार होना शुरू हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, मेमोरी बढ़ जाएगी, सिग्नलिंग पावर बेहतर होगा, और आपको सर में दर्द, माइग्रेन, हेडेक, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, आप सबसे मुक्ति पा सकते हैं और जी सकते हैं एक शानदार मस्त जिंदगी। क्लियर सर? यस आगे बढ़े सर। यस सर, बिल्कुल। ओके, तो आगे बढ़ते हैं सर। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट के बारे में जो हमें इस 4G मशीन के माध्यम से प्राप्त होता है, और वो है बड़े कमाल का। वो क्या है सर? लंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन सर? लंग्स। लंग्स फंक्शन। लंग्स मतलब फेफड़े। हमारे फेफड़ों की हेल्थ कैसी है, इस रिपोर्ट से हम ये आइडिया लगा सकते हैं। 100% नहीं होता, लेकिन आइडिया हम लगा लेते हैं कि हमारे लंग्स की हेल्थ कैसी है। और सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि फेफड़ों का काम क्या होता है, हेमंत जी? फेफड़ों का काम सांस से रिलेटेड होता है सर। फेफड़ों का काम सर क्या होता है? फेफड़ों का काम होता है ऑक्सीजन जो हम लेके जाते हैं ऑक्सीजन अंदर, लेवल। उसको पकड़ना, उसको कैप्चर करना, और फेफड़े जब खत्म होते हैं, जिस पॉइंट पे खत्म होते हैं, उन पोर्स को, उन छिद्र को बोला जाता है एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? एल्यूलाई। एल्वियोलाई। वो क्या करती हैं? वो एल्वियोलाई खुलती हैं, और जो भी ऑक्सीजन हमारे लंग्स में है उसको भेज देती हैं वो ब्लड के अंदर, खून के अंदर, ताकि वो खून में मिक्स हो और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच जाए। तो लंग क्या करता है? लंग्स हमारी बॉडी के अंदर जो हम ऑक्सीजन लेके जाते हैं उसको कैप्चर करने में, पकड़ के रखने में हेल्प करता है, और एल्वियोलाई के माध्यम से वो उसको खून में भेज देता है। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से हमें सबसे पहले जो टेस्ट मिलता है सर, एक मिनट सर, कोई ड्राइंग कर रहा है, इसको मैं इरेज कर दूं एक बार जी। थैंक यू सर, थैंक यू। अब नहीं होगा। अब इस टेस्ट से हमें जो पहला टेस्ट मिलता है वो मिलता है वाइटल कैपेसिटी। क्या मिलता है सर? वाइटल कैपेसिटी। कुछ समझ, आप कुछ समझते हैं इससे सर क्या होता है, क्या हो सकता है? व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी? एक्चुअली सर मेरा फील्ड नहीं रहा, इसलिए मैं थोड़ा कोई नहीं, मैं बताता हूँ सर, बताने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। मैं बस थोड़ा मजा आता है बात करने में, इसलिए मैं पूछता रहता हूँ बार बार। वाइटल कैपेसिटी क्या? वाइटल मतलब हमारी जरूरी। और आप ये मानिए कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं रामदेव नहीं हूं, प्रैक्टिस कीजिए फिर मेरे साथ। जब हम गहरी सांस लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं और सांस लेके जब सांस छोड़ते हैं, जब गहरी सांस लेते हैं और गहरी सांस छोड़ते हैं, तो जब गहरी सांस लिया और छोड़ा तो उसके बीच में हमारे लंग्स के अंदर कितना ऑक्सीजन हम पकड़ पाते हैं, दैट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। क्या कहलाता है सर वो? आम भाषा में बताता हूं, आम भाषा में सुनिए सर। हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े टोटल कितनी ऑक्सीजन को पकड़ के रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। क्या कहलाता है सर वो? वाइटल कैपेसिटी। यानी हमारे फेफड़े टोटल कितनी ऑक्सीजन को पकड़ के रख सकते हैं अपने अंदर, वो कहलाता है वाइटल कैपेसिटी। और जिस इंसान का वाइटल कैपेसिटी अच्छा होता है उससे क्या होगा? उसका स्टेमिना उतना शानदार रहेगा, उतना बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि जब लंबे समय तक लंग्स के अंदर ऑक्सीजन रहेगी तो उससे क्या होगा? हम काम करेंगे लेकिन थकान नहीं होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा सा काम किया, हल्का सा एक्टिविटी किया, सांस फूल जाता है। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि उनकी बॉडी के अंदर क्या है? वाइटल कैपेसिटी कम है। अगर आप थोड़ा सा काम करते हैं, मैं थोड़ा सा काम करता हूं और मेरा सांस फूल जाता है, दैट इंडिकेट कि मेरा वाइटल कैपेसिटी कम है। लेकिन जो लोग फिजिकली एक्टिव होते हैं, जैसे खिलाड़ी या जो दौड़ लगाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, मेहनत ज्यादा करते हैं, उनका वाइटल कैपेसिटी ज्यादा होता है। और इंसान का जितना ज्यादा वाइटल कैपेसिटी होगा, उसकी लंग्स के अंदर उतना ज्यादा ऑक्सीजन लंबे समय तक बना रहेगा, स्टेमिना ज्यादा रहेगा। तो वाइटल कैपेसिटी ज्यादा है तो मतलब अच्छी बात है। अगर कम है तो क्या होगा? हमें जल्दी थकान हो सकती है और हमारे लंग्स में ऑक्सीजन कम रहेगी। क्लियर सर? यस, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। नहीं, वो आगे आएगा, अभी कमी नहीं होगी, अभी वो आगे आएगा। लेकिन ये इंडिकेट कर क्या? कि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन कम रहेगा, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम रहेगी। अब आते स्टेमिना हैं, स्टेमिना स्टेमिना डाउन हो जाएगा, थकावट, थकान जल्दी होगी, काम करेगा बहुत जल्दी थक जाएगा और काम करने का मन नहीं करेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास टेस्ट आता है वो आता है
टोटल लंग कैपेसिटी। ऊपर था वाइटल कैपेसिटी, अब है टोटल लंग कैपेसिटी। मतलब जब हम सांस लेते हैं, तो बोलते हैं गहरी सांस लो। कौन सी सांस सर? जब हम गहरी सांस लेते हैं, उस गहरी सांस में हमारे लंग्स के अंदर कितना ऑक्सीजन रह पाता है, दैट इज कॉल्ड अवर टोटल लंग कैपेसिटी। और एक हेल्दी इंसान, आई एम टॉकिंग अबाउट ए हेल्दी पर्सन, एक हेल्दी इंसान के लंग्स के अंदर एक समय पे रह सकती है 6 लीटर ऑक्सीजन। कितना सर? 6 लीटर ऑक्सीजन। कहां पे? 6 लीटर। हमारे लंग्स में। अगर हमारे लंग्स हेल्दी हैं, हमारा सिस्टम अच्छा है, तो वन टाइम हर समय हमारे लंग्स में 6 लीटर ऑक्सीजन हमेशा मौजूद रह सकती है। यानी जब आप सांस लेते हैं ना, इनहेल करते हैं, तो उस समय कितना ज्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्लड लंग्स में रहता है, दैट इज कॉल्ड अवर टोटल लंग कैपेसिटी। तो अगर किसी का लंग कैपेसिटी कम होगा तो उससे क्या होगा? उससे उसके लंग्स में ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी हो सकता है। और नेचुरली जो महिलाएं होती है ना, फीमेल्स, उनका लंग्स कैपेसिटी पुरुषों के मुकाबले हमेशा कम होता है। फीमेल का लंग कैपेसिटी पुरुषों से हमेशा कम होता है, इसलिए उनका स्टेमिना पुरुषों से कम होता है। कुछ कनेक्शन मिला सर? बिल्कुल। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं सर अब, और बात करते हैं थर्ड रिपोर्ट जो है एयरवे रेजिस्टेंस। एयरवे रेजिस्टेंस, एयर मतलब हवा, वे मतलब रास्ता, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। यानी जो हम ऑक्सीजन लेके जाते हैं अंदर, नाक से, गले से, विंड पाइप से लंग्स में, और वापस लंग्स से विंड पाइप और बाहर निकालते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन के जाने में और CO2 के बाहर आने में अगर कोई रुकावट है, ब्लॉकेज है, दैट इज कॉल्ड एयरवे रेजिस्टेंस। अगर किसी को भी एयरवे रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा? उससे उसकी लंग्स में ऑक्सीजन कम जाएगी, CO2 बाहर निकलेगी, और इससे क्या होगा? उसको हो सकता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम सर? रेडी प्रॉब्लम। ब्रीदिंग, सांस की प्रॉब्लम, अस्थमा, सांस अस्थमा। खिंच के आना, दैट इज कॉल्ड एयरवे रेजिस्टेंस। तो एयरवे रेजिस्टेंस ज्यादा है तो सांस का प्रॉब्लम या सांस खिंच के आ सकती है। क्लियर सर? यस, कंटिन्यू। चौथा रिपोर्ट जो मिलता है हमें बड़े कमाल का है, ये है हमारे काम का, जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है, और वो क्या है? आर्टीरियल ऑक्सीजन। क्या है सर? आर्टीरियल ऑक्सीजन ऑक्सीजन। कंटेंट। आर्टरियल मतलब आर्टरीज, हमारी धमनियां। ऑक्सीजन, धोनी। ऑक्सीजन कंटेंट, मात्रा। यानी जब हमारे लंग्स ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और छोड़ते हैं किसमें? एल्वियोलाई में। वहां से वो क्या होता है? वो आर्टरीज के अंदर ब्लड में मिक्स हो जाता है, और जब मिक्स होता है खून के अंदर, आर्टरीज के अंदर, उस समय पे हमारी आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कितना है, दैट इज कॉल्ड आर्टीरियल ऑक्सीजन कंटेंट। और जिसको कोविड हो जाता है ना, आपने नोट किया होगा, उसका आर्टीरियल ऑक्सीजन कंटेंट डाउन हो जाता है। क्या होता है सर? आर्टिया ऑक्सीजन कम हो जाता है। मतलब लंग से एल्वियाई ऑक्सीजन हमारे खून को कम दे पाती है, और उससे क्या होता है? हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और हमारी बॉडी में क्या होता है? बहुत सारी तकलीफें हमें फेस करना पड़ सकता है। उससे क्या होगा? जब भी किसी को मोस्टली इन्फेक्शन की वजह से, या जिसको होता है अनीमिया, क्या होता है सर? अनेमिया। खून की कमी, HB लेवल डाउन हो जाना, उन लोगों के अंदर आर्टीरियल ऑक्सीजन कंटेंट कम मिलता है। और जिसको अगर कोई अनीमिया है या कोई इंफेक्शन है और ये कम होगा, तो उससे क्या होगा? हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? हार्ट को ज्यादा काम पंपिंग करना उसको पड़ेगा। ज्यादा पंपिंग करना पड़ेगा, ताकि जो ब्लड का फ्लो है वो बॉडी में प्रॉपर रहे। और जब हार्ट ज्यादा काम करेगा तो क्या होगा? उस पर प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। और यही हुआ ड्यूरिंग कोविड। जब किसी को कोविड हुआ, इन्फेक्शन हुआ, तो क्या हुआ? ऑक्सीजन लेवल ब्लड आर्टरीज का गिर गया, तो क्या किया? हार्ट ने जोर जोर से काम करना शुरू किया, और जब काम जोर से शुरू किया तो क्या हो गया? बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। इससे सर? यस, बिल्कुल राइट। सर कनेक्शन समझ रहे हैं क्या हेमंत जी? बिल्कुल सर। बाकी लोग समझ बिल्कुल। पा रहे हैं? व्हाट इज द कनेक्शन? दिस इज प्योर साइंस। सर थोड़ी साइंटिफिक बात है, लेकिन प्योर साइंस हम कुछ कर नहीं सकते। कि जब हमारे आर्टरीज में ऑक्सीजन कम जाएगा,
तो उसको बैलेंस करने के लिए हमारे हार्ट को जोर से ज्यादा काम करना पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, और उससे हमें हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, नर्वसनेस बढ़ सकती है, बेचैनी बढ़ सकती है, और बॉडी का फंक्शनिंग भी प्रभावित हो सकता है। अब किसी के आपने देखा लंग फंक्शन, और किसी भी टेस्ट के अंदर अगर प्रॉब्लम आपके सामने आती है, तो सबसे पहले आप रेकमेंड कीजिए सिल्वर प्लस। क्या देंगे सर? सिल्वर प्लस। उसके साथ साथ हम देंगे एंटी पोल्यूशन ड्रॉप। क्या देंगे? एंटी पोल्यूशन ड्रॉप। उसके साथ हम देंगे गोल्ड तुलसी, पंच तुलसी, या गैनोडर्मा प्लस टैबलेट, या नोनी जूस। ये सब सप्लीमेंट्स हैं जो हम रेकमेंड कर सकते हैं लंग्स हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है, जो आपको देना चाहिए, देना पड़ेगा, वो है हिमालयन बेरी जूस या कोई भी ओमेगा 3 सप्लीमेंट। क्या सर? ओमेगा 3 या फिर हिमालयन बेरी तो है। कोई भी ओमेगा सप्लीमेंट। क्यों? क्योंकि ओमेगा ओमेगा के बारे में हम जानते हैं क्या होता है ओमेगा। ओमेगा 3 मोस्टली बात करते हैं, ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 में होते हैं दो एसिड। कितने सर? दो एसिड। एक होता है ईपीए, एक होता है डीएचए। सुना है आप लोगों ने? हाँ, थोड़ा थोड़ा सुना हुआ है सर। ईपीए और डीएचए। ईपीए का मतलब होता है आइकोसा पेंटानोइक एसिड, आइकोसा पेंटानोइक एसिड, और डीएचए होता है डोकोक्सा हेक्सानोइक एसिड। और डीएचए जो होता है ना, और ईपीए, दोनों का अलग काम होता है। ईपीए क्या करता है? ईपीए हमारे ब्लड सप्लाई को प्रॉपर करने में हेल्प करता है, खून को पतला करता है, फैट कंटेंट को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बीपी को मैनेज करता है। और डीएचए क्या करता है? डीएचए हमारी आर्टरीज के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर, हमारी आंखों के अंदर, हमारे जॉइंट्स के अंदर ब्लड सप्लाई को प्रॉपर करके हमारी आईज को, ब्रेन को, जॉइंट्स को हेल्दी बनाने में सपोर्ट करता है। और हार्ट के अंदर जो भी इन्फ्लामेशन होती है, जो हार्ट के अंदर स्ट्रेस आता है, तनाव पड़ता है, वर्कलोड पड़ता है, उसको कम करता है डीएचए। क्लियर सर? यस। तो कोई भी अगर लंग प्रॉब्लम किसी को है, सांस का प्रॉब्लम है, अस्थमा प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन लेवल डाउन है, तो हम रेकमेंड करेंगे सिल्वर प्लस, साथ में कोई भी ओमेगा का सप्लीमेंट। उसके अलावा एंटी पोल्यूशन ड्रॉप का आपके पास चॉइस है, गोल्ड तुलसी, पंच तुलसी, नोनी जूस और गैंड्रोमा प्लस टैबलेट आप रेकमेंड कर सकते हैं। क्लियर सर? सिल्वर प्लस इज नेसेसरी, बाकी उसमें ऐड कर सकते हैं अपन सब। हाँ जी, अगर ओमेगा। हाँ जी, ओमेगा तो ऐड करना पड़ेगा, ओमेगा भी नेसेसरी है सर। ओमेगा और एंटी पोल्यूशन जरूरी है। उसके अलावा आपके पास चॉइस है, नोनी दो, गैनोडर्मा दो, पंच तुलसी दो, इम्यूनर दो, ये सब हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। शांति ठाकुर प्लीज लास्ट। शॉर्ट टर्म में पेनिट्रेट भी करता है ना उसको ओमेगा। क्या सर? ओमेगा पेनिट्रेट भी करता है जल्दी से बॉडी को। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओमेगा क्या करता है? ओमेगा हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेशन होती है, जो स्वेलिंग आती है, दर्द होता है, डैमेज होता है, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो चाहे वो लंग्स के अंदर हो, जॉइंट्स के अंदर हो, आईज में हो, स्किन में हो, वो सब पे काम करेगा। क्लियर सर? यस सर, कंटिन्यू। आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट रिपोर्ट जो मिलता है वो मिलता है 4G मशीन के माध्यम से। जस्ट ए मिनट सर, यही है सर ना? बोन मिनरल ना? नहीं, इस ब्रेन के बाद बोन मिनरल डेंसिटी, बीएमडी। बोन मतलब हड्डियां, मिनरल मतलब खनिज, डेंसिटी मतलब घनत्व, यानी हमारी हड्डियों के अंदर जो मिनरल्स हैं उनकी मात्रा कितनी है। और हमारी हड्डी में कौन कौन से मिनरल होते हैं सर? क्या क्या होता है हड्डियों के अंदर? हड्डियों के अंदर कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम होता है। बिल्कुल सर। और होता है फास्फोरस और फास्फोरस। कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस मेनली हमारी हड्डियों के अंदर, नाखूनों के अंदर, दांतों के अंदर पाए जाते हैं, जो उनकी हेल्थ को अच्छा करने में हेल्प करते हैं। तो इस एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड में हमें जो पहला रिपोर्ट मिलता है वो मिलता है ऑस्टियोक्लास्ट कॉफिशिएंट। ऑस्टियोक्लास्ट कॉफिशिएंट, यानी यहाँ पे एक दो शब्द आया है। पहला शब्द है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियो मतलब हड्डी, क्लास्ट मतलब हड्डी जब टूटती है, हड्डी फ्रैक्चर हो गया नहीं सर, फ्रैक्चर से नहीं, नेचुरली जो बोन्स की सेल्स हैं, जो ऑस्टियोक्लास्ट है, जो हड्डियों की सेल्स हैं, जब हड्डियों की सेल्स, वो पुरानी सेल्स टूटती हैं और नई सेल्स बनती हैं, तो पुरानी सेल्स का टूटना और नई सेल का बनना का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड
ऑस्टियोक्लास्ट कोफिशिएंट। और जैसा हमारी बॉडी हम हमेशा बात करते हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं, हर बॉडी में सेल्स होती हैं, पुरानी सेल्स टूट जाती हैं, बदले में नई सेल्स बन जाती हैं। तो हड्डियों की बात करें तो हड्डियों की सेल जब टूटती हैं और टूट के फिर से रीअब्जॉर्ब होके नई सेल बनती हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट कोफिशिएंट। तो अगर किसी का ऑस्टियोक्लास्ट कोफिशिएंट बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उससे क्या होगा, हड्डियों का जो टूटने का प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो सकता है। उससे क्या होगा, उससे कैल्शियम डेफिशिएंसी या हमारी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। अगर कम होगा तो मतलब हड्डियां अपने आप को प्रॉपर्ली रीजनरेट नहीं कर पाएंगी। सेकंड जो हमें रिपोर्ट मिलता है वो मिलता है अमाउंट ऑफ कैल्शियम लॉस। जब हड्डियों की सेल टूटती हैं तो कैल्शियम भी टूटेगा। तो जब कैल्शियम टूटता है, उस टूटने में कितना कैल्शियम का हमें नुकसान हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम लॉस। और कैल्शियम लॉस ज्यादा होगा तो क्या होगा, हमारी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, हमें जॉइंट पेन, बैक पेन, नेक पेन हो सकता है। थर्ड रिपोर्ट आता है, ये थर्ड रिपोर्ट ध्यान से सुनिए सर, थर्ड रिपोर्ट जो है वो किसी को बताना नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से। जो तीसरा रिपोर्ट है ये आपने किसी को बताना नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि रिपोर्ट का नाम क्या है, डिग्री ऑफ बोन हाइपरप्लेशिया। बोन मतलब हड्डी, हाइपर मतलब क्या होता है सर, ज्यादा, हाइपर ज्यादा। मतलब ज्यादा, प्लेशिया Heavy, मतलब, प्लेशिया मतलब फॉर्मेशन। आपने बहुत सारे लोग ऐसे सुने होंगे जो बोलते हैं कि सर मेरी हड्डी बढ़ रही है, बोलते हैं सब लोग कुछ ना, हड्डी का एक भाग बढ़ रहा है हमारा। हाँ जी, वो हड्डी का भाग बढ़ना कहलाता है बोन हाइपरप्लेशिया। क्या कहलाता है सर वो, बोन हाइपरप्लेशिया लेकिन वो किसी को बताना नहीं नहीं है, है। ये हमारे लिए है। अगर हड्डी का पार्ट बढ़ गया ना तो हम कुछ कर नहीं सकते, उसका समाधान क्या है, उसको सर्जरी से कटवाना पड़ेगा, जो हम नहीं कर सकते तो हम किसी को बताएंगे भी नहीं। नेक्स्ट जो हमें रिपोर्ट मिलता है वो मिलता है डिग्री ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मतलब हड्डी, पोरोसिस मतलब हड्डी का पोरोस हो जाना, कमजोर हो जाना, वीक हो जाना। तो अगर किसी का डिग्री ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आता है तो इंडिकेट करता है कि उसकी हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हैं। वो अगर स्लिप हो गया, गिर गया, पैर मुड़ गया तो फ्रैक्चर हो सकता है। और मोस्टली ये प्रॉब्लम होता है आफ्टर द एज ऑफ 40। लेकिन अगर कोई इंसान कैल्शियम कम लेता है खाने में, उसको ये प्रॉब्लम जवानी में भी हो सकता है। इससे होगा क्या, हमारी हड्डियों का जो डेंसिटी है, जो हड्डियों के अंदर कैल्शियम कंटेंट है वो कम होगा और हड्डी बन जाएंगी फ्रेजाइल, यानी वो कभी भी फ्रैक्चर उनके अंदर हो सकता है, लचक उसकी बहुत कमजोर हो जाती है और हम हल्का सा स्लिप किए, गिरे तो हमें फ्रैक्चर फेस करना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। और लास्ट में आता है BMD, बोन मिनरल डेंसिटी, यानी हमारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस की मात्रा कितनी है। और जितना ज्यादा अच्छा हमारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस रहेगा, हमारी हड्डियों में कमजोरी नहीं आएगी, हड्डियां स्वस्थ रहेंगी, हमारे जॉइंट पेन, बैक पेन, नेक पेन, सर्वाइकल पेन कम होगा और हम स्वस्थ रहेंगे, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी शानदार बनी रहेगी। लेकिन अगर आप ये रिपोर्ट देखते हैं और किसी भी रिपोर्ट में आपको प्रॉब्लम नजर आता है तो आप रेकमेंड करेंगे, सबसे पहले आप रेकमेंड करेंगे आप बोन हेल्थ टैबलेट। क्या देंगे सर, बोन हेल्थ टैबलेट। क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें होता है विटामिन डी और कैल्शियम सिट्रेट मैलिएट जो हड्डियों को मजबूत करेगा। उसके साथ साथ आपको ऐड करना पड़ेगा KAMD ड्रॉप। क्या ऐड करेंगे सर, KAMD। कीवा एंशियंट मिनरल ड्रॉप। क्यों, क्योंकि उसके अंदर आपको मिलेगा फॉस्फोरस और मैग्नीशियम जो हमारी कैल्शियम के साथ मिलकर हमारी हड्डियों को मजबूत करने में हेल्प करेगा। साथ में विटामिन डी है जो उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, हड्डियों को बना देगा स्ट्रॉन्ग। तो बोन हेल्थ और KMD फर्स्ट कॉम्बिनेशन, उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं बोन एंड जॉइंट हेल्थ टैबलेट, ताकि आपके जॉइंट, आपकी हड्डियां मस्त रहें, कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना ना पड़े। क्लियर सर, यस सर, कंटिन्यू। और आप दे सकते हैं अगर बजट अफोर्ड करे तो ऑर्थो केयर जूस भी आप ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं सर, ऑर्थो केयर। जी क्लियर सर, ऑर्थो केयर जूस। हाँ जी, आगे बढ़े सर। सर कैल्शियम टैबलेट भी ले सकते हैं आई थिंक। सर मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगा, देखिए पर्सनली मैं बता रहा हूं आपको, ओके। अगर आप मेरी मानेंगे दे सकते हैं, वो उनके लिए है जिनका बजट कम है। लेकिन अगर रिजल्ट चाहिए ना
तो दीजिए Okay. बोन हेल्थ, क्योंकि बोन Bone हेल्थ का health. जो कैल्शियम है ना वो कमाल का है, वो होता है Okay. कैल्शियम सिट्रेट मैलिएट, और वो भी है एक गोली में 1250 mg। कितना सर? 12.5 से। और आप 2 गोली खिला दोगे ना तो बॉडी का जो नीड है कैल्शियम का वो रोज पूरा होता रहेगा, और बहुत जल्दी आपको उसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मेरी पर्सनली माने तो ऑलवेज गो विद बोन हेल्थ, लेकिन बजट कम है तो आपके पास चॉइस बहुत सारी है, वो आप दे सकते हैं। सबके नाम हमें पता भी नहीं सर क्या क्या हमारे पास आता है, फ्रेंकली स्पीकिंग। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं सर और बात करते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट के बारे में, अगेन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज के समय हमें बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम के साथ मिल जाते हैं। क्या है प्रॉब्लम? रूमेटॉइड बोन डिजीज, रूमेटॉइड बोन डिजीज, इसको आम भाषा में क्या बोलते हैं? गठिया का प्रॉब्लम आप कह सकते हैं आम भाषा में। और इसमें हमें जो पहला रिपोर्ट मिलता है ना वो है डिग्री ऑफ सर्वाइकल कैल्सिफिकेशन। क्या है सर? डिग्री ऑफ सर्वाइकल। सर्वाइकल कैल्सिफिकेशन मतलब हमारा जो सर्वाइकल रीजन है, यानी जो हमारी स्पाइनल कोड है, जो रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी में जो अपर की वर्टिब्री है, ऊपर वाली जो वर्टिब्री है जो यहाँ पे होती हैं, उनके अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो इंडिकेट करेगा हमारा डिग्री ऑफ सर्वाइकल कैल्सिफिकेशन। अगर हमारी अपर वर्टिब्रीज के अंदर, स्पाइनल कोड के अंदर जो वर्टिब्रीज हैं, अगर उनका जो क्या बोलते हैं, उनको आपस में वो रगड़ खा रही हैं या उनके बीच का जो गैप है वो कम हो रहा है, तो क्या होगा? जो फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे नेक रीजन का, गर्दन का, वो कम हो जाएगा, स्टिफनेस यहाँ पे बढ़ जाएगा, और गर्दन को हिलाने में हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, नेक पेन बहुत ज्यादा होता है, नेक की मूवमेंट बहुत कम होती है, और रात को जब सो के उठते हैं तो उनकी जो गर्दन है वो क्या कैसी हो जाती है सर? अकड़ जाती है, अकड़ जाती है, मूवमेंट नहीं हो पाता। ये प्रॉब्लम इंडिकेट करता है दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ सर्वाइकल कैल्सिफिकेशन, यानी जो हमारी अपर वर्टिब्रीज हैं, जो सर्वाइकल रीजन के जो वर्टिब्रीज हैं, उनके अंदर हो जाता है कैल्सिफिकेशन। क्या हो जाता है? कैल्सिफिकेशन, यानी कुछ उनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जमना शुरू हो जाती हैं, और जब वो जमता है तो क्या होता है? जो हमारी गैप होता है वर्टिब्रीज के बीच में वो कम हो जाता है, वर्टिब्री आपस में मिल जाती है, और मिलती है तो क्या होता है? वहां पे जो नर्व्स होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं, वो टूट जाती है। उससे क्या होता है? हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन और फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ का प्रभावित हो जाता है, नेक पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, और इसलिए क्या करना पड़ता है? बहुत सारे लोगों को लगाना पड़ता है गले में, वो क्या बोलते हैं इसको सर? पट्टा लगाना पड़ता है। पट्टा, देखा है ना? पूरी गर्दन को पैक करना पड़ता है ताकि गर्दन सीधी रहे, अदरवाइज क्या होता है? वो ऐसे रहते हैं, हिल नहीं पाते। तो गर्दन को सपोर्ट करने के लिए वो लगाना पड़ सकता है अगर किसी का सर्वाइकल कैल्सिफिकेशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अब आम दूसरा, समस्या हो गई है। हाँ इसलिए मैंने बोला सर आम समस्या है। और दूसरा जो रिपोर्ट में मिलता है यहाँ पे वो मिलता है डिग्री ऑफ लंबर कैल्सिफिकेशन। क्या है सर? डिग्री ऑफ लंबर कैल्शियम। लंबर यानी जो हमारी लंबर डिस्क है, जो यहाँ पे हमारे बैक में नीचे जाके जो बोलते हैं L1, L2, L3, L4, अगर उनमें प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम इंडिकेट करता है डिग्री ऑफ लंबर कैल्सिफिकेशन। से क्या होगा? हमारे लोअर बैक के अंदर पेन होगा, कमर में दर्द रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, और इंसान ऐसा झुका झुका रहेगा। होता है सर ऐसा ना? झुका भी रहेगा और खड़ा भी नहीं होगा ज्यादा। खड़ा नहीं हो पाएगा, चलने में दिक्कत होगा, चलने में और दिक्कत। बैठने में भी दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि जो L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, उनका जो नर्व है वो कट गया है, वर्टिब्री आपस में मिल गई है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही कम हो गई है। तो ये इंडिकेट करेगा हमारा लंबर कैल्सिफिकेशन। और लास्ट में आता है हमारे पास रूमेटिज्म कॉफिशिएंट। क्या आता है सर? रोमेंटेशन रूमेटिज्म कॉफिशिएंट, यानी गठिया। कहां पे? हमारी बॉडी के अंदर जो भी स्मॉल जॉइंट्स हैं। कौन से जॉइंट्स? छोटे जॉइंट्स, हाथों के, उंगलियों के, और पैरों की जो उंगली हैं उनके जो जॉइंट्स हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, और हाथों के अंदर, पैरों के अंदर अगर जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर रोमेटिज्म आ जाए, गठिया हो जाए, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाए, स्टिफनेस बढ़ जाए, उसका हमें आइडिया लगता है इस टेस्ट से, जो बताता हमें रोमेटिज्म कॉफिशिएंट। तो छोटी हड्डियों में अगर रोमेटिज्म प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है या होने वाला है, तो उसका अंदाजा हम यहां से
लगा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट रोमेटिज्म एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और अगर किसी को सर्वाइकल रीजन के अंदर, लोअर बैक पेन के अंदर या जोड़ों के अंदर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो चुका है या हो रहा है, तो उसको आप रेकमेंड करेंगे क्या? सबसे पहले जब भी आप किसी जॉइंट कस्टमर को कुछ सप्लीमेंट रेकमेंड करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या देना चाहिए सर हमें? बोन हेल्थ नहीं, सबसे पहले देना चाहिए एंटी पेन ऑयल। क्या देना चाहिए सर? एंटी पेन ऑयल। सबसे पहले सुनिए ध्यान से, सबसे पेन पहले दीजिए एंटी पेन ऑयल। उसको बोलिए कि जहां पे भी प्रॉब्लम है, चाहे गर्दन में हो, लोअर बैक पेन में हो, जॉइंट्स में हो, वहां पे हमने क्या करना है, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम 3 बार एंटी पेन ऑयल से क्या करेंगे? मसाज। क्या करेंगे सर? 3 टाइम में मसाज, 3 टाइम, 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम। प्रॉब्लम क्या है कि लोग मसाज नहीं करवाते। मसाज तब होती है जब हम जाते हैं थाईलैंड में, इंडिया में नहीं करवाते। लेकिन जब बच्चे होते हैं तो मसाज बहुत होती है। आपको याद है ना सर, आपने देखा भी होगा, अगर घर में बच्चे हैं तो माँ बच्चों को नहलाती है, और नहला के क्या करती है, पूरी बॉडी पे तेल मालिश करती है, तेल लगा के पूरी बॉडी की मसाज करती है। मसाज से क्या होता है? मसाज से हमारी बॉडी के अंदर, मसल्स के अंदर जो भी स्टिफनेस है, जकड़न है, वो खुल जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमें क्या करना है, पहले जो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गया है नेक का, बैक पेन का, जॉइंट्स का, उसको बढ़ाना है। और वहां पे हम देंगे क्या? एंटी पेन ऑयल। कितनी बार मसाज करेंगे सर? 3 टाइम। 3 टाइम, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। उसके बाद हम रेकमेंड करेंगे ग्लूकोसामाइन प्लस टैबलेट। क्या देंगे? ग्लूकोसामाइन प्लस टैबलेट, क्योंकि उसमें ग्लूकोसामाइन होता है, कॉन्ड्रोटिन होता है, ब्रोमिलिन होता है, उसके अलावा होता है क्या? सिट्रस फ्रूट एक्सट्रैक्ट। और पाया जाता है एक कमाल का एंजाइम, जिसको बोलते हैं कमाल की चीज, MSM, मिथाइल सल्फोनाइल मैथिन, जो क्या करता है, हमारे जोड़ों के बीच में जो हड्डियां, वर्टिब्रीज हैं या जॉइंट्स, उनके बीच में जो फ्लूइड है, जो ग्रीस है, वो कम हो गया है या कार्टिलेज घिस गया है, उसको ये बेहतर करने में हेल्प करेगा। उसके साथ साथ हम ऐड करेंगे बोन हेल्थ, और साथ में ऐड करेंगे हम न्यूरो हेल्थ। अगर सर्वाइकल प्रॉब्लम है या लंबर प्रॉब्लम है तो न्यूरो हेल्थ भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आर्थराइटिस प्रॉब्लम है तो क्या 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 देंगे सर? सबसे पहले एंटी पेन ऑयल, उसके बाद ग्लूकोसामाइन प्लस टैबलेट, और वो भी देना आपने दिन में 3 बार। कितनी बार सर? 3 टाइम। जनरली हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं 2 बार लो, यही बोलते हैं सर ग्लूकोसामाइन के बारे में तो। बिल्कुल सही बोलते हैं। लेकिन हमेशा दीजिए 3 टाइम। कितना टाइम? 3 टाइम। क्यों? क्योंकि साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि एक इंसान जो चाहता है उसका फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर हो, जॉइंट मूवमेंट अच्छी हो, उसको कम से कम एक दिन में लेना चाहिए 1500 mg ग्लूकोसामाइन। कितना mg सर? 1500। लेकिन हमारी जो टैबलेट है ना, या जो मार्केट में आपको मिलता है, उस एक टैबलेट में आपको मिलता है 600 mg ग्लूकोसामाइन। कितना mg मिलता है सर? 600 mg। तो 2 लेंगे तो कितना मिलेगा 36-18। सर? 2 लेंगे तो 1200 मिलेगा, जो कम है दोबारा 1500 से, और 3 लेंगे तो 1500 से ज्यादा है। और 1500 क्या है? मिनिमम रिक्वायरमेंट है जॉइंट को अच्छा रखने के लिए। तो 1800 मिलेगा तो क्या होगा? जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से रिकवर हो सकता है। तो ग्लूकोसामाइन देना है दिन में 3 बार, और साथ में देंगे बोन हेल्थ सुबह शाम, और न्यूरो हेल्थ एक सुबह एक शाम को। और अगर बजट अफोर्ड करता है तो ऐड कर दो क्या? KMD या CTMD, आपकी चॉइस है, ये आप ऐड करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत शानदार होगी, ग्रीस जल्दी से बनेगा, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहेगी, तो जॉइंट अच्छे से काम करेंगे और इंसान मस्त जिंदगी जी पाएगा। क्लियर सर? बिल्कुल सर। ओके जी, आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट के बारे में। जो नेक्स्ट रिपोर्ट हमें यहाँ से मिलता है दैट इज, सर ये तीनों कंडीशन में आपने बताया, जो अभी आपने हाँ कॉम्बिनेशन जी, बताया। तीनों का बता दिया सर मैंने। ओके। लेकिन मैंने क्या बोला, न्यूरो हेल्थ देंगे हम अगर सर्वाइकल प्रॉब्लम है, और लंबर प्रॉब्लम है तो न्यूरो हेल्थ देंगे। अगर रोमेटिज्म है तो लंबर हेल्थ, न्यूरो हेल्थ की जरूरत नहीं है। ओके। पहले 2 में देंगे न्यूरो हेल्थ, नीचे वाले में देंगे बाकी 3 सप्लीमेंट्स। ओके। अब सर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट के बारे में, जो बड़ी सिंपल रिपोर्ट है, जो है बेसिक फिजिकल क्वालिटी, यानी हमारी बॉडी की जो बेसिक्स है, आधारभूत जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करें रिस्पॉन्स एबिलिटी। रिस्पॉन्स एबिलिटी यानी आपने कई बार देखा होगा ना, हमारे घर में भी ऐसा होता है कि अगर हम बच्चों को कुछ काम बोले कि बेटा ये काम कर दो, तो वो बहुत जल्दी उसको कर देते हैं।
अगर हम अपनी वाइफ को बोलें, माता पिता को बोलें, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है उस काम को करने में। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, या बॉडी के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, तो बॉडी का जो रिस्पॉन्स एक्शन है वो प्रभावित हो जाता है और रिस्पॉन्स देने की क्षमता भी कम हो जाती है। इसमें हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं क्या? सिर्फ और सिर्फ ओमेगा और न्यूरो हेल्थ, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी इंप्रूव हो सके। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेंटल पावर, उसके लिए भी हम देंगे न्यूरो हेल्थ और ओमेगा। तीसरा आता है वाटर शॉर्टेज, पानी की कमी। अगर पानी कम होगा तो क्या होगा? बॉडी के अंदर होगा डिहाइड्रेशन, हमारी सेल्स प्रभावित होंगी, स्किन पे रफनेस आएगा, स्किन हॉर्नी बनेगी, ग्लो स्किन का खत्म होगा, और बॉडी का टेम्परेचर भी प्रभावित हो सकता है। उसके अलावा बॉडी फंक्शनिंग हमारी डाउन हो सकती है। और ऐसा बोला जाता है कि एक इंसान को अगर ठीक ठाक रहना है, फिट रहना है, तो उसको एक दिन में कम से कम कितना पानी पीना चाहिए? हमने बात की था कल, शायद याद है सर? 6 लीटर आई थिंक। नहीं, मिनिमम है 3 लीटर, मिनिमम इज 3 लीटर। और उसके बाद आता है, अगर आप पुरुष हैं, मेल हैं, तो आप पानी कितना पिएंगे? आप पानी पिएंगे क्या? कितना? जो भी 5 लीटर। आपका जो भी आपका वेट है, वजन है, उसको 10 से डिवाइड करो, माइनस कर दो 3। तो अगर आपका वजन है 80 किलो, 80 डिवाइड बाय 10, वैल्यू आया कितना? 8, माइनस कर दो 3, तो आपको कम से कम 5 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर महिला है तो वेट डिवाइड बाय 10 माइनस 4 इज इक्वल टू वाटर फॉर वुमेन। लेकिन मिनिमम आपको चाहिए 3 लीटर पानी, ताकि बॉडी का फंक्शनिंग अच्छे से होता रहे, टेम्परेचर मेंटेन रहे, डिहाइड्रेशन ना हो, और बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो अच्छे से बाहर निकलते रहें, हमारी लिवर किडनी में ज्यादा प्रभाव ना पड़े। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, बड़े कमाल की रिपोर्ट है, दैट इज हाइपोक्सिया। क्या है सर? हाइपोक्सिया। ये आपने बहुत बार सुना होगा पिछले 2 महीने में। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया ये क्या है? कि जब हमारे टिश्यूज के अंदर या सेल्स के अंदर अगर ऑक्सीजन कम पहुंचे तो क्या होगा? वहां का ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है, और हमारे टिश्यू का और हमारे ऑर्गन का अगर ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। इससे क्या होगा? इंसान के अंदर बेचैनी आएगी, उसके अंदर क्या होगा? क्या होगा सर? बेचैनी। बेचैनी आएगी, घबराहट होगी, घबराहट जी होगी। मचलेगा। ये आपने बहुत सुना होगा भी हम्म। ड्यूरिंग कोविड प्रॉब्लम, जिसको कोविड इन्फेक्शन पहुंच गया लंग्स के अंदर, तो उसको बहुत प्रॉब्लम हुआ हाइपोक्सिया का। और इसी कारण से क्या हुआ? बहुत सारा ऑक्सीजन का ब्लैकमेलिंग हमारे देश में होना शुरू हो गया। तो हाइपोक्सिया क्या है? कि जब हमारे ऑर्गन के अंदर, सेल के अंदर अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुंचे, दैट कॉज हाइपोक्सिया। उससे क्या होगा? बॉडी में बेचैनी होगी, तकलीफें होंगी। उसको फेस करने के क्या करना पड़ेगा? हमें बॉडी का ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। और कौन बढ़ाएगा? वो बढ़ाएगा हिमालयन बेरी जूस, वो बढ़ाएगा सिल्वर प्लस, वो बढ़ाएगा कौन सर? हिमालयन ओमेगा। बेरी जूस, और साथ में सिल्वर प्लस आप देंगे, तो जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत शानदार तरीके से इंप्रूव होगा, और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी नहीं होगी। और लास्ट में आता है पीएच। क्या आता है सर? पीएच। ये बड़े कमाल का है सर। पीएच को फुल फॉर्म क्या होती है इमन जी? फुल फॉर्म तो मैं एक्चुअली मिस कर रहा हूँ थोड़ा सर। पीएच होता है पोटेंशिया हाइड्रोजेनी। पोटेंशिया हाइड्रोजेनी यानी हाइड्रोजन का पोटेंशियल, हाइड्रोजन की ताकत। और ये क्या बताता है पीएच? पीएच बताता है अबाउट एसिडिक एंड अल्कलाइन एनवायरनमेंट। अगर किसी चीज का पीएच 7 है तो 7 इज कॉल्ड न्यूट्रल, 7 है न्यूट्रल, 7 से डाउन है तो है एसिडिक, और 7 से ज्यादा है तो है अल्कलाइन। कैसा है सर? अल्कलाइन। और साइंस ये प्रूव कर चुकी है, सिद्ध कर चुकी है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी मैक्सिमम इन्फेक्शन होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया का हो, फंगस का हो, वायरस का हो, या हो कैंसर सेल का बनना, हमारी बॉडी में बैक्टीरिया, फंगस, वायरस और कैंसर डेवलप होते हैं जब जब हमारी बॉडी का पीएच हो जाता है कैसा? एसिडिक। जब हमारी बॉडी का पीएच हो जाता है एसिडिक, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस के इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, और कैंसर की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर हम अपने पीएच लेवल को बढ़ा दें, और पीएच को बना दें हम
अल्कलाइन, तो हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं, कैंसर की संभावनाएं बहुत ज्यादा हम कम कर सकते हैं और जी सकते हैं एक स्वस्थ जीवन। अब बात ये आती है कि सर पीएच लेवल इतना इंपोर्टेंट क्यों है? हमारा जो ब्लड है ना, ब्लड एक बहुत इंपोर्टेंट हमारा आप कहें ऑर्गन है या पार्ट है या लिक्विड है, जो हमारी पूरी बॉडी क्या करता है, ऑक्सीजन को खाने को लेके जाता है। और हमारा जो ब्लड है उसका पीएच होता है कितना, 7.36। कितना होता है सर? 7.3। हमारे खून का पीएच होता है 7.36। और अगर इमेजिन कीजिए सर, अगर सिर्फ 6 सेकंड के लिए, कितना सेकंड के लिए, 6 सेकंड, 6 6 सेकंड। सेकंड के लिए अगर हमारे ब्लड का पीएच 6.9999 हो जाए तो इंसान कोमा में जा सकता है। क्या हो सकता है सर? ओके, क्लोट हो जाता है इनसे। क्लॉट नहीं सर, फंक्शन Okay. बंद, कॉमा। ओके, डिस्कनेक्टिंग हो जाती है। हाँ जी, क्यों? क्योंकि ब्लड का जो पीएच है वो रहना चाहिए हमेशा अल्कलाइन। 6.99 इज एसिडिक। तो अगर ये हल्का सा एसिडिक हुआ तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। और ये होता क्यों है? क्योंकि हम सबका जो लाइफस्टाइल है, दिनचर्या है, वो लगातार खराब होती जा रही है। हम खाना खाते हैं, उस खाने का पैटर्न हमारा चेंज हो गया है। उसके अलावा खाने के अंदर प्रेफर करते हैं क्या? शुगर, चीनी, नमक, मैदा। इन सब से क्या होता है, हमारा बॉडी के अंदर एसिडिक लेवल बढ़ता है और पीएच लेवल डाउन हो जाता है। और क्या होता है, हमारी बॉडी को बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। उसके अलावा जो भी हम पीते हैं स्टिमुलेटिंग बेवरेज, जैसे चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, इन सब से भी हमारी बॉडी का पीएच लेवल गिर जाता है और बॉडी का पीएच हो जाता है कैसा, एसिडिक। इसलिए बाबा रामदेव ने एक अभियान छेड़ा था से 10 साल पहले, क्या? कोल्ड ड्रिंक जहर है। क्या है सर? कोल्ड ड्रिंक जहर है। बोला था ना सर? बिल्कुल, आप उसको बॉईल करेंगे तो डामर है सर। नहीं, सुनिए सर, जहर क्यों है, समझिए जहर क्यों है। ऐसा पाया गया कि एक इंसान, मैं हूं या आप कोई भी, अगर एक इंसान 300 ml कोल्ड ड्रिंक पीता है तो वो कोल्ड ड्रिंक पीने से उसका जो पीएच लेवल गिरेगा ना ब्लड का, उसको मेंटेन करना है या उसके प्रभाव को कम करना है तो आपको कम से कम 50 लीटर पानी पीना पड़ेगा। कितना पानी सर? 50 लीटर, 50 लीटर। वो भी पानी कैसा? आरओ वाटर नहीं, केएमडी वाला पानी जिसके अंदर हो मिनरल्स। अगर आप पिएंगे तो उस कोल्ड ड्रिंक का इफेक्ट बॉडी में कम होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम 50 लीटर पानी पीने से पहले ही और कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। इसलिए बाबा ने बोला था कि ये जहर है। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी में जाके पीएच लेवल को गिरा देती है और बॉडी को बनाती है एसिडिक। तो अगर हमारी बॉडी एसिडिक होगी तो बहुत सारे इन्फेक्शन होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और उसको ठीक करने में हेल्प करता है, कंट्रीब्यूट करता है KAMD ड्रॉप, CTMD ड्रॉप, डेली प्लस टैबलेट, नोनी जूस, गैनोडर्मा, सब चीजें जिनके अंदर विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, दे आर एक्सीलेंट सप्लीमेंट जो हमारी बॉडी के पीएच लेवल को बढ़ा देते हैं और बॉडी को बनाते हैं अल्कलाइन। तो ये था सर आज का सेशन, थोड़ी सी